नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं तेजपाल। हमने पहले भी हम राजस्थान की नदियों के बारे में बात कर रहे थे, या हम कह सकते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो हमने टॉपिक शुरू किया था, वो शुरू किया था राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में हमने घग्गर नदी को कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे की हम बात करते हैं, लेकिन मैं पहले का भी थोड़ा आपको सिलेबस रिपीट करवा देता हूं कि हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र शुरू किया था। तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो हमारा अफवाह तंत्र रहा था वो रहा था आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और तीसरा जो हमारा अफवाह तंत्र रहा था वो रहा था बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे विश्व की बात करें, चाहे भारत की बात करें, चाहे एशिया महाद्वीप की बात करें, तो राजस्थान एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसके अंदर आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की। आगे हम आज जो नदियां पढ़ने जा रहे हैं उस नदी का नाम है काकनी नदी। काकनी नदी सबसे पहले हम विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे कि काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसे स्थानीय भाषा में, काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारी जो नदी है आज रहेगी वो काकनी नदी रहेगी। काकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। काकनी नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो कोठारी गांव की पहाड़ियों से होता है, कोठारी गांव की पहाड़ियों से। और जो कोठारी गांव की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो कोठारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। तो देखो, हमारी नदी है उस नदी का नाम है काकनी नदी। और काकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मसूरदी नदी। और काकनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? कोठारी गांव की पहाड़ियां, जो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं काकनी नदी की लंबाई। इसकी जो कुल लंबाई है उसकी बात करते हैं। तो काकनी नदी की जो कुल लंबाई है वो मात्र 17 किलोमीटर है। कितनी है? 17 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। कितनी है लंबाई? मात्र 17 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की काकनी नदी, यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है। ये मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वो रहेगी घग्गर नदी। और आंतरिक अफवाह तंत्र की जो हमारी सबसे छोटी नदी है वो कौन सी नदी है? काकनी नदी, या इसी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। उसके बाद में यह नदी केवल राजस्थान के एक ही जिले में बहती है और उस जिले का नाम है जैसलमेर। उस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। केवल और केवल ये राजस्थान के एक ही जिले में बहती है और उस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। तो एक बार पुनः देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो आंतरिक प्रवाह की नदियां था। एक वीडियो पहले हमने घग्गर नदी के ऊपर बना चुके हैं और आज हमारा दूसरा वीडियो है वो काकनी नदी को लेकर रहेगा। तो काकनी नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम कहां से होता था? कोठारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले से इसका उद्गम होता है। इस नदी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 17 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और केवल राजस्थान के किस जिले में बहती है? जैसलमेर जिले में बहती है। उसके बाद में हम डायग्राम के माध्यम से इस नदी को एक बार समझेंगे। तो देखो दोस्तों, तो देखो ये हमारी नदी रहेगी काकनी नदी। ये हमारी काकनी नदी, यहां पर जैसलमेर जिले में कोठारी गांव की पहाड़ियां स्थित है। ये इस प्रकार से पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां हैं कहां पर? कोठारी गांव में। तो हम कह सकते हैं कोठारी गांव की पहाड़ियां। कोठारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कोठारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले से काकनी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहां से ये नदी निकलती है इस प्रकार से। यहां से ये नदी इस प्रकार से निकलती है। देखो दोस्तों,
जैसलमेर में बहने के बाद में जैसलमेर जिले में ही ये नदी एक झील का निर्माण करती है और उस झील का नाम है बुद्ध झील। उस झील का नाम क्या है? बुद्ध झील। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो काकनी नदी करती है। देखो ये इस प्रकार से बुद्ध झील है और ये बुद्ध झील है कहां पर? तो याद रखना ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। तो एक बार देखो डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, यहां पर ये बुद्ध झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है? बुद्ध झील का निर्माण करती है। और बुद्ध झील है कहां पर? तो जैसलमेर जिले में स्थित है। तो काकनी नदी कोठारी गांव की फाड़ियां जैसलमेर जिले से इस प्रकार से निकलती है और जैसलमेर जिले में ही ये नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है। और बुद्ध झील का निर्माण करने के बाद में ये नदी यहाँ से आगे चलती है और यहाँ पर जैसलमेर जिले में ही आगे एक खाड़ी आती है और उसका नाम है मिट्टी खाड़ी। मिट्टी खाड़ी। और ये मिट्टी खाड़ी नामक स्थान पर जैसलमेर जिले में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। आपसे पूछा जाए मिट्टी खाड़ी कहां पर है? तो मिट्टी खाड़ी कहां पर है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है। मिट्टी खाड़ी कहां पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। हम बात करते हैं यहां से लेकर उद्गम स्थल से लेकर और यहां तक, अगर इस नदी की हम लंबाई की बात करें अगर यहां तक, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कितनी है? 17 किलोमीटर है। और इसी लिए हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान की ये सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर है। उसके बाद में हमने बात की थी आगे कि इस नदी को स्थानीय भाषा में, ये याद रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि काकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मसूरदी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मसूरदी नदी कहा जाता है। तो एक बार पुनः बता देता हूं, ये हमारी काकनी नदी कंप्लीट हो गई है। काकनी नदी जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं, जिसका उद्गम कोठारी गांव की फाड़ियों जैसलमेर से होता है। यहां से ये नदी जैसलमेर जिले में बुद्ध झील का निर्माण करती है। उसके बाद में जैसलमेर जिले में ही ये नदी इस प्रकार से एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम है मिट्टी खाड़ी। और मिट्टी खाड़ी में जाकर काकनी नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 17 किलोमीटर है। और लंबाई के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है घग्गर नदी। तो दोस्तों देखो, आंतरिक अफवाह तंत्र को हमने शुरू किया था। आंतरिक अफवाह तंत्र को हमने शुरू किया था। राजस्थान का हमने आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ना शुरू किया था और आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम 2 नदी पढ़ चुके हैं राजस्थान की। एक तो घग्गर नदी हमने पढ़ ली है और दूसरी हमने काकनी नदी भी आज कंप्लीट कर ली है। और जो नेक्स्ट हमारी नदी रहेगी वो रहेगी कांकली नदी। तो याद रखना, आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम 2 नदियां पढ़ चुके हैं। पहली नदी पढ़ ली हमने घग्गर और दूसरी नदी हमने कौन सी पढ़ी है? काकनी नदी। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की। आज हम पढ़ते हैं तीसरी नदी। तो देखो आंतरिक अफवाह तंत्र की तीसरी नदी कौन सी है? तो अब हमारी जो नदी रहेगी उस नदी का नाम रहेगा कांकली नदी। कांकली नदी। आंतरिक अफवाह तंत्र की आज हमारी जो तीसरी नदी रहेगी उस नदी का नाम क्या रहेगा? कांकली नदी रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, नदी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है, ये कौन से जिलों में बहती है और किस स्थान पर जाकर ये विलुप्त होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नदी के उद्गम स्थल की। इस नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से याद रखना दोस्तों, जो कांकली नदी है वो कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और खंडेला की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। अति इंपोर्टेंट, तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, कांकली नदी से एक ना एक प्रश्न बनता है कि नहीं? तो पहली बात याद रखना, इस नदी का तो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर जिले से होता है। उसके बाद में इसके प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें, सबसे इंपोर्टेंट बात है, इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को या अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि तोरावाटी प्रदेश किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि प्राचीन समय में इस नदी घाटी के किनारे तंवर नामक एक राजपूत जाति रहती थी और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा था तोरावाटी प्रदेश। और फिलहाल ये नदी यहाँ पर बहती है, तो कांतली नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, तोरावाटी प्रदेश पड़ा। यहाँ हम कह सकते हैं तंवर जाति का आधिपत्य यहाँ पर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा तोरावाटी प्रदेश। आपको याद इतना रखना है कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। ये नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। ये नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में, 2 जिलों में। पहला जो जिला रहेगा वो रहेगा सीकर, सीकर से इसका उद्गम होता है, जानते हो अच्छी तरीके से। और दूसरा जो जिला है वो है झुंझुनू जिला। ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, पहला सीकर और दूसरा कौन सा हो गया, झुंझुनू जिला। और याद रखना यह नदी चूरू जिले की सीमा पर, यह नदी चूरू जिले की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, विलुप्त हो जाती है। चूरू जिले में प्रवेश नहीं करती है, चूरू और झुंझुनू जिले की सीमा पर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये डायग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे, लेकिन पहले आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा देता हूं। तो चूरू जिले की सीमा पर ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इस नदी की लंबाई। हम बात करते हैं कि कांतली नदी की लंबाई कितनी है। तो कांतली नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है दोस्तों। कांतली नदी की लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। और इसके बारे में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि यह पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। अफवाह तंत्र की क्या है, नदी है। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ कि ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके पीछे कारण ये है कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको नदी कौन सी करनी है, घग्गर नदी। क्यों करनी है, ये क्यों मतलब राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये राजस्थान में भी बहती है, पंजाब में भी बहती है, हरियाणा में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। ये पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। राजस्थान में जो पूर्णतः बहती है वो कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी बहती है। इसीलिए राजस्थान की पूर्णतः आपसे पूछा जाए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली। और सीधा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको क्या करना होगा, घग्गर नदी करना होगा। तो एक बार पुनः देखिए कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इस कांतली नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर रहेगी। और ये अगर हम लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में हम पुनः बात करते हैं इसकी डायग्राम के माध्यम से। देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये ये पहाड़ियां खंडेला की पहाड़ियां, इस प्रकार से खंडेला की पहाड़ियां। और ये खंडेला की पहाड़ियां है कहां पर, तो सीकर जिले में स्थित है। ये याद रखना, खंडेला कई बार प्रश्न सीधा पुट होकर आ जाता है एग्जाम में कि खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में, तो सीकर जिले में स्थित है। इन्हीं खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से याद रखना। इस प्रकार से खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, कांतली नदी। उस नदी का नाम क्या है, कांतली नदी। याद रखना, कांतली नदी। यहां से एक नदी निकलती है और यह नदी सीकर में बहकर ये आगे चली जाती है झुंझुनू। कहां चली जाती है, झुंझुनू चली जाती है। तो याद रखना ये नदी झुंझुनू जिले को, कई बार एग्जाम में राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि झुंझुनू को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो कांतली नदी बांटती है। तो यह नदी याद रखना, यह नदी
झुंझुनू जिले को, यह नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। याद रखना दोस्तों, यह नदी झुंझुनू जिले को कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है। ये यहां से बाद में आगे चलती है झुंझुनू में बहते हुए आगे चलती है और यहां पर आ जाती है चूरू जिले की सीमा। ये है चूरू जिले की सीमा और इस चूरू जिले की सीमा पर यह नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में बात करें कि यहां से लेकर यहां तक इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। कांतली नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों यहां आपको याद रखना होगा, इसी नदी के किनारे सीकर जिले में, याद रखना, इसी नदी के किनारे सीकर जिले में एक सभ्यता विकसित हुई थी। वो यहां बता देता हूं, एक सभ्यता विकसित हुई थी। उस सभ्यता को कहते हैं गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता स्थल है किस जिले में? तो सीकर जिले में स्थित है। और ये न कि राजस्थान की, न कि भारत की, पूरी एशिया की या हम विश्व की बात करें तो ये सबसे प्राचीन एक ताम्र युगीन सभ्यता है और इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। जननी या सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसे मां कहा जाता है या मम्मी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये कांतली नदी भी हमारी कंप्लीट हो गई। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर जिले से इसका उद्गम होता है, वहां से झुंझुनू जिले में आती है। झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है और उसके बाद में चूरू जिले की सीमा पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है और ये राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे।